Hello students, this is Amit Kumar Sharma. I am a teacher of science. तो पिछले सेशंस में हमने डिस्कस किया एटम के बारे में, जिसमें हमने जाना कि एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और उनका भी एटम के अंदर एक वेल अरेंजमेंट होता है। तीसरे पॉइंट में हमने जाना था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, उसके ड्रॉबैक्स के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। आज हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम और नेक्स्ट पॉइंट बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन दो टॉपिक्स के बारे में, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एंड बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। Drawbacks of Rutherford's model of इसके बारे में हम जानेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या कमियां रह गई थी, जिनकी वजह से रदरफोर्ड का मॉडल सफल नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया। इसके बारे में पढ़ते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। तो यहाँ पे बोला गया है कि द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। रदरफोर्ड ने जो मॉडल बना के तैयार किया था, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे किसी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं इस फॉर्म में, तो उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन उतना स्टेबल नहीं था कि वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर सके। तो इस वजह से पहली कमी तो ये रही कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा तो एटम स्टेबल कैसे हो सकता है, तो एटम स्टेबल नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। तो यहां पे बोल रहा है कि एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, और जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर स्टेबल नहीं होगा तो वो एक एक्सेलरेशन में आ जाएगा और एनर्जी रेडिएट करेगा। इफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी स्टेबल इन एन एटम, दैट इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी। उसके बाद द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा और फाइनली वो क्या होगा, तो अगर पूरी एनर्जी को लूज कर देता है तो उसके बाद वो फाइनली न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। उसके बाद इफ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। तो ऐसा होता तो एटम पूरी तरह से अनस्टेबल होता, एटम एग्जिस्ट ही ना कर पाता कभी भी। उसके बाद हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म। जैसा कि मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर स्टेबल ना होता तो एटम कभी भी एग्जिस्ट कर ही ना पाता। एंड वी नो दैट एटम आर क्वाइट स्टेबल, लेकिन ऐसा नहीं है, एटम एकदम स्टेबल है, और एटम अगर स्टेबल है तो उसके अंदर फाइंड आउट होने वाला इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं लिखना चाहता हूं, तो नोट कर लेंगे सभी लोग। फर्स्ट पॉइंट, द revolution of electron in a circular orbit is not expected to be stable.
पहला पॉइंट, द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is the revolution of electron in a circular orbit is not expected to be stable. Is not expected to be स्टेबल। दूसरे पॉइंट में हम जानेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। इफ अगर हम बात करें, इफ इलेक्ट्रॉन would be accelerate, if electron would be accelerate, उसके बाद it will radiate energy, it will radiate energy। थर्ड पॉइंट जिसके बारे में हम लिखने वाले हैं, revolving electron would lose energy, finally it will fall into the nucleus। if revolving electron will lose energy, it will fall into nucleus, it will fall into nucleus। It will fall into nucleus। If this were so, atom should be highly stable। If this were so, atom should be if this were so, just a second, if this were so and finally fall, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक, fall into the nucleus, ठीक है। if this were so, atom should be highly unstable। उसके बाद hence matter would not exist in the form, hence matter would not exist in the form that we know। तो हमने आज हम जो बात कर रहे हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में। फर्स्ट पॉइंट क्या जाना, द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वो उतने स्टेबल नहीं थे जो कि रेवोल्यूट कर सके उस एटम के सर्कुलर ऑर्बिट्स में। दूसरी बात, इफ इलेक्ट्रॉन वुड बी एक्सेलरेट इट विल रेडिएट एनर्जी। अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा
तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। इफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी इट विल फॉल इनटू न्यूक्लियस। जब रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर देगा तो फाइनली वो कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इफ दिस वर सो एटम शुड हाईली स्टेबल। अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ही स्टेबल नहीं होगा तो एटम कैसे स्टेबल हो सकता है। हेंस मैटर would not be exist in the form that we know। जिस तरीके से हम आज मैटर को जानते हैं, मैटर के बारे में जानते हैं, इस तरीके से मैटर कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता अगर ये सब बातें होती तो, जो हमने जानी। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में जानेंगे। बोर्स मॉडल ऑफ एटम। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील्स बोर। तो उन्होंने एक मॉडल बना के तैयार किया था एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बारे में पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। तो जैसा कि मैंने बताया, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था नील बोर्स, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लिया रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे और बताया। तो जानते हैं इसके बारे में। पहले इन ऑर्डर in order to overcome the objection raised against Rutherford against model of atom। उसके बाद नील्स बोर put forward the following postulates about the model of an atom। हम जानेंगे नील्स बोर ने किस टाइप का मॉडल दिया था। नील्स बोर put forward the following postulate postulates about the model of an atom, the model of an atom। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि नील्स बोर ने क्या किया। तो नील्स बोर ने एक ऑब्जेक्शन लिया था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम को लेकर कि भाई जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल बना के तैयार किया है ये सही नहीं है, मैं अपना एक मॉडल रिप्रेजेंट करूंगा। और उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए। नील्स बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम।
जो पहला था उसके बारे में जानेंगे। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड टू इनसाइड द एटम। तो नील्स बोर ने पहला पोस्टुलेट जो दिया था वो ये था, ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स, only certain special orbits, certain special orbits only certain special orbits known as discrete orbits, known as discrete orbits, known as discrete orbits of electron are allowed inside the atom, are allowed the atom। दूसरा पॉइंट जो कि नील्स बोर ने बताया था, while revolving in discrete orbit the electron do not radiate energy, while revolving in discrete orbit, in discrete orbits the electrons do not radiate energy। तो नील्स बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे अपने एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट करते हुए। पहला पोस्टुलेट था, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम, यानी कि कुछ ही स्पेशल ऑर्बिट्स थे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूट कर सकते थे, जो कि एटम के अंदर होते थे। व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, तो उसमें रदरफोर्ड ने एक पोस्टुलेट दिया था कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जब रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, और जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो एक्सेलरेट होगा और उसके बाद वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर बोर्स मॉडल ऑफ एटम में क्या बताया कि while revolving in discrete orbit the electrons do not radiate energy। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पेशल ऑर्बिट के अंदर रेवोल्यूट करेंगे तो वो किसी भी तरीके की एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी नहीं करेंगे तो वो स्टेबल रहेंगे एटम के अंदर, क्योंकि एनर्जी रेडिएट करने से एनर्जी लूज होती है और इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके अंदर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। अब इससे आगे पढ़ते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने मॉडल को एक्सपेंड किया था, एक्सपेंशन किया था। उन्होंने ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल बोला था, द ऑर्बिट्स और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, energy levels in an atom are shown
एनर्जी लेवल in an atom are shown below। तो नील बोर्स ने बताया था कि जो सर्टेन स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स होते हैं या फिर जिन्हें हम सेल्स भी बोलते हैं तो उन्हें एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। एटम के एनर्जी लेवल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने तरीके से, और कुछ इस तरीके से उन्होंने एटम के एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट किया था कि एटम, सबसे पहले एटम को रिप्रेजेंट किया और एटम के अंदर न्यूक्लियस, एटम के अंदर न्यूक्लियस, और उसके बाद एटम के अंदर ये एक एटम बनाने जा रहा हूं मैं, तो एक ये सेल रिप्रेजेंट करी थी, एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल्स को नील्स बोर ने रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद कुछ इस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो ये जो सेंट्रेट होता है, ये एटम के अंदर जो सेंट्रेट पॉइंट होता है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके बाद ये जो सेल बोला जिसको हम फर्स्ट एनर्जी लेवल बोलते हैं, के सेल बोलते हैं, इसको के सेल बोला जाता है, इसको एल सेल पढ़ते हैं हम, एल सेल, एल सेल। थर्ड में एम सेल, और थर्ड में एम सेल, उसके बाद फोर्थ में एल सेल। यानी कि एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स को नील्स बोर ने रिप्रेजेंट किया था चार फॉर्म्स में। पहला के सेल, दूसरा एल सेल, तीसरा एम सेल और चौथा एन सेल। तो इसके बारे में हम डीपनेस के साथ पढ़ेंगे। These orbits और cells are represented by letter K, L, M। यानी इन ऑर्बिट्स को, ऑर्बिट्स एंड cells were represented by letters K, L, M, K, L, M और N, और the number 1, 2, 3, 4, or the numbers 1, 2, 3। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। आज हमने ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में भी जाना और बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में भी जाना। सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल मॉडल ऑफ एटम रहा वो बोर्स मॉडल ऑफ एटम रहा। तो आज हमने बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ लिया जाना है। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करो। थैंक यू।